सुबह बखैर, सलाम सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज में कहना मुझे आपसे ये है कि लॉकडाउन की वजह से खून के एहतियात में तकरीबन 80% तक कमी वाक़ई हो गई है, जो थैलेसीमिया के मरीजों के लिए परेशान कुन है। थैलेसीमिया के अक्सर मरीज ऐसे हैं जिन्हें हर हफ्ते या 15 दिन के बाद एक बैग ब्लड की ज़रूरत रहती है, वरना उनकी ज़िंदगी खतरे में भी पड़ सकती है। इसलिए आप भी खून के एहतियात देना जारी रखें, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी बच सकती है और आपकी नेकियों का पलड़ा भी भारी रहेगा। पहले भी मैं इस मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिला चुकी हूँ। थैलेसीमिया के मरीजों के खून के एहतियात के आपके वो हमेशा से मुंतज़िर हैं, तो चलिए और किसी की उम्मीद बन जाए। नाज़रीन, लॉकडाउन की बात करें तो शहरियों ने तमाम हिदायत पर से पुश डाल दी थी, तो इदारे एक बार फिर से हरकत में आ गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ देखा गया है कि जितने भी हटाए गए नाके हैं वो दोबारा से फाल कर दिए गए हैं। गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने वालों की हौसला शिकनी भी की जा रही है और डबल सवारी और दीगर खिलाफ वर्जियों पर चालान भी होना शुरू हो गए हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल और शहरियों के रवैयों पर हम प्रोग्राम में मजीद भी बात आगे बढ़ते हैं। रमज़ानुल मुबारक है, कुछ क़ज़ा और क़ज़ाइयत की बात करेंगे कि किस तरह से आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़ज़ाइयात ज़ोहा सोहेल। ज़ोहा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि सहरी में फलों का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर हमें जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए? बेस्ट ऑप्शन क्या है? अच्छा सिद्रा, सहरी के बारे में जब बात करते हैं कि सहरी के वक्त ताज़ा फल खा लेना बेहतर है या उसका जूस पी लेना ज़्यादा बेहतर है, तो सहरी के वक्त ताज़ा फल खा लेना जूस की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि फल के अंदर हमारे पास पल्प मौजूद है, उसका गूदा मौजूद है, फाइबर मौजूद है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जबकि जब हम उसी फल का जूस बनाते हैं तो वो पल्प, वो गूदा उसमें से निकल जाता है और उसके फ़वाइद हमारी बॉडी तक फिर नहीं पहुँच सकते। और सहरी के वक्त जब आप पल्प वाली चीज़ें खाते हैं, फाइबर वाली चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तो वह हमारी भूख को बहुत टाइम तक सुप्रेस रखती है, उसको रोके रखती है। अगर कोई बंदा एक फल कंज्यूम नहीं कर रहा जबकि उसको जूस ले रहा है, तो वो बहुत जल्दी हजम हो जाएगा। जितनी जल्दी वो हजम हो जाएगा उतनी जल्दी वो आपको ताकत देगा और उसके बाद आपकी बॉडी में वीकनेस और लेथार्जी, नकाहट, कमज़ोरी के सिम्टम्स जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। जबकि अगर एक बंदा एक पूरा फल लेता है तो वो उसको पूरे दिन तक एनर्जी देता रहेगा, क्योंकि उसमें फाइबर मौजूद है। फाइबर हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में बहुत देर से हजम होती है, और जो चीज़ बहुत देर से हजम होती है वो हमारी बॉडी में बहुत लॉन्गर रन में, बहुत लंबे अरसे तक हमें एनर्जी देती रहती है। और जब हम रमज़ान के महीने में सुबह सहरी के वक्त अगर फल ले रहे हैं उसके जूस के निस्बत, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि वो आराम से हजम होगा, एकदम से हमारी शुगर लेवल को भी नहीं बढ़ाएगा। और जब शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ेगी तो वो चीज़ हमारी बॉडी में ज़्यादा देर के लिए रहेगी और वीकनेस जैसे सिम्टम्स, लेथार्जी जैसे सिम्टम्स, बहुत से लोग की शिकायत करते हैं कि हमें जिस्मानी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी इस टाइम में बहुत ज़्यादा होती है। वो इसीलिए होती है कि जब आप ऐसी चीज़ सहरी वक्त ले लेंगे जो बहुत जल्दी हजम हो जाएगी, तो वो आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स लाएगी। अगर आप ऐसी चीज़ कंज्यूम करते हैं जो बॉडी में आराम से हजम होती है, देर से हजम होती है, तो वो आपको लॉन्गर रन में एनर्जी देती है और वो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। तो रमज़ान में कोशिश करें कि अगर आप सुबह सहरी के वक्त फल या उसका जूस ले रहे हैं तो उसमें फल को प्रेफर करें, जूस को सहरी के वक्त प्रेफर ना करें। ठीक है ज़ोहा सोहेल, अब हमें ये बताइए कि ऐसे लोग जो कि जूस पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो सहरी की बात हो चाहे इफ्तारी की बात हो, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए जूस की? अच्छा सिद्रा, जब हम बात करते हैं कि सहरी और अफ्तारी में अगर हमने जूस कंज्यूम करना है तो सुबह कितने कप्स कंज्यूम करें और शाम में कितने कप्स कंज्यूम करें, ताकि हमारे पानी की रिक्वायरमेंट अगर जूस के थ्रू एक बंदा पूरी करे तो वो कैसे पूरी हो सकती है। तो उसमें ऐसे है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो सहरी के वक्त बहुत ज़्यादा मशरूबात अगर पी रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीना शुरू कर देते हैं, जो कि एक हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि आप सिर्फ जूस कंज्यूम करें, आप पानी ना कंज्यूम करें, आप दूध कंज्यूम ना करें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो 1 कप जूस ले लेते हैं, 1 कप दूध ले लेते हैं, साथ 3 से 4 कप पानी के कंज्यूम करे होते हैं, जो कि एक हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। हमारी बॉडी में पानी स्टोर नहीं होता, वो बिल्कुल एक्सक्रीट हो जाता है विद इन 2 to 3 आवर्स या इवन 1 आवर के अंदर भी। तो इस टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने फल का जूस लेना है तो वो आप सिर्फ आधा कप लें सहरी के वक्त, और बाकी जो आप अफ्तार के बारे में जब हम बात करते हैं कि अफ्तारी के वो कितने जूसेस के कप्स होने चाहिए और कितना पानी होना चाहिए, तो अफ्तारी के वक्त इमीडिएट आप 1 से 1.5 कप जूस का कंज्यूम कर सकते हैं, और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन आप दूध भी ले सकते हैं, आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
सहरी में जूस का इस्तेमाल इस तरह इसलिए मैं ज़्यादा उसको अवॉइड करवाती हूँ क्योंकि उससे ये होता है कि अगर आप जितना ज़्यादा जूस कंज्यूम करते हैं, पानी कंज्यूम करते हैं सहरी के वक्त, वो आपकी भूख को सुप्रेस कर देती है, आपकी जो एक तलब है खाने की उसको ख़त्म कर देती है। तो जितना ज़्यादा आप उस वक्त लिक्विड चीज़ कंज्यूम करेंगे वो आपकी भूख को सुप्रेस करेगी और आप खा नहीं सकेंगे। जब आप खाना नहीं कंज्यूम करेंगे तो आपको पूरा दिन थकावट और कमज़ोरी रहेगी, क्योंकि जूस पीकर, पानी पीकर हमारा पेट भर जाता है लेकिन उसके अंदर कैलोरीज नहीं जाती, उसके अंदर ऐसे ग़िज़ाई अज्जा नहीं होते मेजॉरिटी जो हमारी पूरे दिन की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को, हमारी बॉडी की ज़रूरियात को पूरे कर सकें। तो बेहतर ये है कि अगर सहरी के वक्त किसी ने जूस लेना है तो वो हाफ अ कप ले सकता है, और अफ्तारी के वक्त अगर लेना है तो वो 1 से 1.5 कप से उस वक्त इमीडिएट ले, और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन यानी कि खाने के आधे घंटे बाद कंज्यूम कर ले या खाने से आधा घंटा पहले कंज्यूम कर ले। खाने के साथ अगर लेना है तो वो सिर्फ 2 से 3 सिप्स लें, इससे ज़्यादा मत कंज्यूम करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो भूख को सुप्रेस करते हैं, वो भूख को रोक देते हैं। तो जब आपकी भूख रुक जाएगी तो आप खाना कंज्यूम नहीं करेंगे और वो आपकी बॉडी के लिए फिर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। ठीक जोहा, वैसे तो कहा जाता है कि जब आप फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस तैयार करते हैं तो उसमें मीठे का इस्तेमाल ना करें, लेकिन बहुत सारे शहरी हैं जब तक वो चीनी का इस्तेमाल, मीठे का इस्तेमाल ना कर लें तो उनको अच्छा ही नहीं लगता जूस। उनके लिए बताइए कि किस फॉर्म में मीठा इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर सफ़ेद चीनी इस्तेमाल करनी है तो फिर कितनी करनी है, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या नुकसान हो सकते हैं। अच्छा सिद्रा, जिस तरह रमज़ान का महीना है, लोग मशरूबात भी ले रहे हैं, डिफरेंट फलों की जूस भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न आ जाता है कि हमें किस किस्म का स्वीटनर, किस किस्म का मीठा इसमें ऐड करना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हो और सेहत के ऊपर कोई मुनफी असर भी ना लेके आए। तो उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सफ़ेद चीनी जो आपकी वाइट शुगर है उसको फलों के जूस में बिल्कुल भी ऐड ना करें, क्योंकि आप देखिए फल बिल्कुल नेचुरल आप कंज्यूम करें। जब उसमें आप आर्टिफिशियल चीज़ ऐड करेंगे तो वो उस नेचुरल चीज़ की भी जो उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसको ख़राब करती हैं। तो इस टाइम में बहुत ज़रूरी है कि आप वाइट शुगर के निस्बत ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, या शक्कर इस्तेमाल कर लें, या हनी का इस्तेमाल करें जिसको हम शहद कहते हैं। ये 3 चीज़ें हमारे पास कुदरती स्वीटनर्स हैं जो नेचुरल हैं, जो आपकी नेचुरल चीज़ को कभी भी उसको ख़राब नहीं करेंगे और आपकी बॉडी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लेके आएंगे। तो वाइट शुगर की बजाय आप इन 3 स्वीटनर्स अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि सफ़ेद चीनी आप जितनी कंज्यूम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती जाएंगी। आपको दीगर बीमारियाँ जैसे शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, बहुत से लोगों को जोड़ों की डिफरेंट बीमारियाँ लग जाती हैं इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से। तो वाइट शुगर वैसे भी एक केमिकल है, इसको वैसे भी अपनी डाइट में अवॉइड करें और नेचुरल स्वीटनर्स की तरफ ज़्यादा आएँ। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत से लोगों को जिस तरह डायबिटिक लोग होते हैं वो इवन आपके शक्कर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, वो गुड़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो शहद भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उन पेशेंट्स को मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप बेशक अपने जो आप शरबत कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर आप बेशक एक इलायची ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर तुख मलंगा ऐड कर सकते हैं, ताकि उसका जो जायका है, जो उसका फ्लेवर वो इम्प्रूव हो जाएगा और जो मीठे की आपको एक क्रेविंग होती है उसके थ्रू वो कम हो जाएगी। जोहा, सहरी की तो हमने बात कर ली थी, हमें इफ्तारी के टाइम भी बता दीजिए कि फ्रूट खाना ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर उनके जूसेस इस्तेमाल करना भी बेहतर रह सकता है। अच्छा सिद्रा, जब हम अफ्तारी के बारे में बात करते हैं कि अफ्तारी के वक्त ताज़ा फल लें या आप उसका जूस लें, तो उस वक्त फ़ौरन जब आपने अफ्तार करना है रोज़ा तो उस वक्त फल का जूस लेना बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है जिस वक्त हमारी बॉडी को इमीडिएट उसको बहुत जल्दी एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जूस जो है किसी भी फल का वो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत जल्दी से हज़म हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में एकदम से हमारी शुगर को बढ़ाता है, उसको नॉर्मल करता है और हमारे दिमाग को, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। जबकि फल में जिस तरह से मैंने बताया कि फाइबर मौजूद है, तो फल हमारी बॉडी में बहुत आराम से डाइजेस्ट होता है, बहुत आराम से हजम होता है, हमारी बॉडी को इमीडिएट एनर्जी नहीं देता। तो अफ्तारी के वक्त बहुत ज़रूरत होती है कि ऐसी चीज़ हमारी बॉडी में जाए जो हमें फ़ौरन से एनर्जी दे। तो फल का जूस बिल्कुल अफ्तारी के बाद अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आप अगर फल लेना चाहते हैं अफ्तारी के वक्त तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लेकिन बेहतर ये है कि आप इमीडिएट जो है वो जूस लें, उसके बाद आप फ्रूट बाउल यानी कि फलों का एक बाउल आप कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें आप एक सेब, आप एक केला ऐड कर सकते हैं, जो फल आपको पसंद है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस तरह से आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। जिस तरह से बहुत से लोग शुगर के मरीज होते हैं, बहुत से लोग डायबिटिक होते हैं, बहुत से लोगों को दिल के डिफरेंट मसले होते हैं, तो उन केसेस में हम लोग फल कुछ रिस्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं, कुछ देने पड़ते हैं। तो अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप अफ्तारी के वक्त आप फल जो हैं उनके रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग कंज्यूम कर सकते हैं। जिस तरह से फॉर द सीजन में हमारे पास डिफरेंट फल अवेलेबल भी हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, लीचीज़ हैं,
वाटरमेलन्स हैं, तो बेशक रोज़ा अफ्तार करते वक्त अगर आप इनका जूस कंज्यूम करते हैं तो आपकी ब्रेन हेल्थ को आप इम्प्रूव करेगा, क्योंकि एकदम से जो फल का जूस है वो आपकी ब्रेन को एनर्जी देगा। जब उसको एनर्जी मिलेगी तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकेगा और पूरे दिन की जो आपकी एक वीकनेस वाली एक चल रही होती है उसको वो ख़त्म करता है। तो अफ्तारी के वक्त अगर आप फल का जूस फ़ौरन लेते हैं और उसके बाद फ्रूट्स की तरफ आते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल है। बहुत शुक्रिया जोहा सोहेल, आप हमारे साथ मौजूद रही और हमें बता रही थी कि अगर आप सहरी के टाइम फ्रूट या जूस में से कोई एक ऑप्शन लेना चाहते हैं तो फिर आपने फ्रूट खाने हैं, और अगर इफ्तारी के टाइम ऐसा कुछ चाहते हैं तो जूस बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इन तमाम हेल्दी एक्टिविटीज़ पर अमल दरामद ज़रूर करें ताकि आपका रमज़ानुल मुबारक भी अच्छे से गुजर जाए और आप हेल्दी भी रहें। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जब भी कोरोना वायरस की बात करते हैं तो अब तक मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा शोबा नहीं बचा जहां पर कोरोना वायरस के मरीज रिपोर्ट ना हुए हों। पाकिस्तान रेलवे में भी हमने देखा है कि मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद रेलवे वर्कशॉप्स को भी बंद किया गया, लेकिन चंद रोज के बाद दोबारा खोल दिया गया। अभी क्या सूरत हाल है, इस पर बात करनी है। हमने हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना पाहद, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक और रेलवे के मुलाजिम में कोरोना की तस्दीक हो गई है। राना पाहद, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि क्या सूरत हाल है, कितने जो है वर्कर्स जिनमें तशखीस हुई है कोरोना वायरस की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा रेलवे के पहले तो 3 वर्कशॉप के 3 मुलाजमीन थे जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और उनके बाद जो है वो उन्हें करंतना में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। अब जो है वो एक रोज़ कबल रेलवे के एक और मुलाजिम में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और वो मुलाजिम जो है वो फ़र्रुखाबाद का रिहायशी था। उसकी तबीयत ख़राब होने के बावजूद वो जो है वो गुज़िश्ता से पेविस्ता रोड जो है वो वर्कशॉप में आया। उसके बाद उसने काम भी किया, लोगों से मुलाकातें भी की और वो भी जब उसकी वर्कशॉप डिवीजन का था। जी बिल्कुल, वर्कशॉप डिवीजन का था। लोको कैरेज शॉप में वो जो है वो उसका मुलाजिम था, कैरेज शॉप का। तो वहाँ पर आया भी, उसके बाद लोगों से मिला भी, और जब उसकी तबीयत ख़राब हुई उसको जो है वो बहुत शदीद खांसी थी, तो लोगों ने जब उसको देखा तो उसके बाद रेलवे पुलिस की जानिब से उसे जो है वो वापस जो है वो करंतना शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ से शिफ्ट किया गया। अच्छा, रेलवे की जानिब से 8 अप्रैल को जो है वो रेलवे वर्कशॉप को बंद किया गया था 4 रोज़ के लिए। वो भी जो है वो ज़िले हुकूमत की दरख्वास्त पे उनको एक सिफारिश पे उनको बंद किया गया था। मगर 12 अप्रैल को जो है वो दोबारा खोल दिया गया और रेलवे की जानिब से ये कहा गया था कि यहाँ पर जो है वो तमाम हिफाजती इक़दाम जो हैं वो किए जाएंगे। अच्छा राना फात, मुझे ये बताइए कि अभी पाकिस्तान रेलवे की जितनी भी ट्रेन्स हैं वो तो बंद हैं, सिर्फ जो मालबरदार गाड़ियाँ हैं वही चल रही हैं, तो बाकी जो शोबे हैं वो तमाम खुल गए हैं या कोई बंद भी है? देखिए, ट्रेनों के अलावा बाकी तमाम शोबे खुले हुए हैं, बाकी तमाम शोबे काम कर रहे हैं। SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा है? SOPs पर तो बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आप बात करें हिफाजती इंतजामात की, तो रेलवे के जो है वो जो मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप्स हैं, यहाँ पर ये एक वर्कशॉप नहीं है, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हैं, उनको रेलवे मुगलपुरा वर्कशॉप्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो कमोबेश 10,000 से ज़ायद मुलाजमीन काम करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। और अगर आप जो है वो ये लोको शेड वाली रोड पे जाएं तो आपको इन वर्कशॉप्स के बाहर बाइक सी लंबी कतारें नजर आएंगी। बिल्कुल उसके अलावा जो है वो साइकिल पर बहुत से लोग आते हैं, क्योंकि मजदूर तबका है, बहुत बहुत बड़ी तादाद मजदूरों की रोजाना की बुनियाद पर आती है और शिफ्टों में भी काम करती है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि ये मजदूर जो तबका है इनका ज्यादातर जो है वो मेलजोल आपस में बहुत ज्यादा होता है, क्लोज कॉन्टेक्ट रहता है। और ये इनका ये भी होता है कि जब इन्होंने बैठना है तो इकट्ठे मिलके बैठना है, गप्पे लगानी, इकट्ठे मिलके बैठ के गप्पे लगानी है। और जहाँ पर खाना खाना है, खाना भी इकट्ठे बैठ के खाना है। और जहाँ पर इन्होंने काम करना है वहाँ पर भी इन्होंने एक ही जगह पे बैठ के काम करना है। और जो भी अब सूरत हाल ये है कि तमाम बड़ी मार्केटें बंद हैं, ठीक है। रेलवे की फर्ज करें, मैं आपको एक पावर शॉप की मिसाल देता हूँ। रेलवे पावर शॉप में जो है वो जनरल रिपेयरिंग शॉप है, उसमें आपने ये जितनी भी मोटरें हैं, वेंडिंग्स का काम जो है वो वहाँ पर होना है, तमाम मोटरें जो है वो रिपेयर होनी है वहाँ पे। अच्छा, सूरत हाल ये है कि वर्कशॉप्स बंद हैं। फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक बैरिंग की ज़रूरत है एक मोटर को सही होने के लिए, स्पेयर पार्ट्स की दुकान बंद है, बैरिंग ही नहीं है। अब लोग वहाँ पर फ्री बैठे हुए हैं, काम कोई नहीं है उनको, ठीक है। मगर इसके बावजूद
ना तो उनकी ड्यूटीज में जो है वो कुछ उनको रिलैक्स किया गया ड्यूटी आवर्स कम नहीं किए गए। हाँ जी, ड्यूटी आवर्स भी तकरीबन जो है वो उतने ही हैं, रूटीन के मुताबिक ही लिए जा रहे हैं और उनकी तादाद बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छा राना फहद, ये बताइए कि हम पहले दिन से जब से कोरोना की बात कर ले हैं, मुसलसल हम रेलवे स्टेशन के बीपर्स भी लेते रहे हैं, मुसलसल गैर संजीदगी पाकिस्तान रेलवे की इंतजामिया की जानिब से दिखाई जाती रही है और अभी इतनी खतरनाक सिचुएशन हो गई है लेकिन वहां की सूरत हाल अभी भी वही है। क्या वजह है, क्यों इस चीज को संजीदा नहीं लिया जा रहा? देखिए वो मैंने अभी आपको ये बताया कि ये है गरीब तबका। जो अफसर हैं वो तो आते ही नहीं है ना, वो तो ऑफिसर हैं, उन्होंने तो अपने कमरे में आना है। अगर आएंगे भी तो अपने कमरे में आना और उन्होंने किसी को अंदर नहीं आने देना। उन्होंने बैठना है सुकून से, मास्क उन्होंने N95 लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 10 मिनट बैठना, 15 मिनट बैठना है, कोई मुलाजिम अंदर उनसे नहीं मिल सकता, उनके साथ किसी का कांटेक्ट नहीं है। वो आएंगे अपने 2-4 फाइलें साइन करेंगे, हाँ जी, और निकल जाएंगे, ठीक है। मसला मजदूर तबके का है। अब वो मजदूर तबके का कौन सोचे? अफसर तो नहीं सोच रहे इस वक्त, ऑफिसर्स तो अपना सोच रहे हैं भाई हमें ना को मसला हो, मजदूरों की खैर है, इनको बैठे रहने दें, इनको करने दें, जो भी काम करना है इन्होंने करने दें। सूरत हाल ये यहाँ तक पहुँच चुकी है, ठीक है। अब जो रेलवे की तमाम एक वर्कशॉप में 2800 मुलाजिम काम करते हैं, रेलवे कैरेज एंड वैगन शॉप में 2800 से ज्यादा मुलाजमीन काम करते हैं। और आप देखें कि जितनी उधर स्पेस है, 2800 से ज्यादा मुलाजमीन जब एक ही दफा में। ठीक है राना फहद, इस पे मजीद भी बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी कुर्रतुल ऐन फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान रेलवे की तर्जुमान है। आप प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुर्रतुल ऐन साहिबा बताइएगा, अभी ये भी खबर सामने आ रही है कि 1-2 और भी रेलवे के मुलाजमीन हैं जिनमें कोरोना की तस्दीक हुई है। अब तक कितने मुलाजमीन हैं जिनमें कोरोना की तस्दीक हो गई है? देखिए, कोरोना की जो तस्दीक जिन मुलाजमीन में हुई है, हमने मीडिया के बारे में और मीडिया को बताया है उनके बारे में। लाहौर डिवीजन के मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक हुई थी और एक हमारे जो वर्कशॉप में कोरोना का मुलाजिम था, उसके बाद जो है उसको क्वारंटीन कर दिया गया था। इस वक्त तो कोई ऐसा मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये टेस्टिंग के बगैर तो ये बताना तो मुमकिन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि पंजाब गवर्नमेंट ने टेस्ट सैंपल्स भी लिए थे, उनके रिजल्ट आए, वो हमने शेयर किया था कि नेगेटिव है। तो अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जैसे ही होगी, अल्लाह ना करे किसी की, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी जो हिफाजती तदाबीर हैं उन्हें पूरी तरह इख्तियार करके हमारी वर्कशॉप्स खुली हैं और उस पर आधे लोगों के साथ काम हो रहा है, यानी कि हाफ उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको हाफ करके काम किया जा रहा है। ठीक, कुर्रतुल ऐन साहिबा ये बताइएगा कि पहले भी जब रिपोर्ट हुए थे कुछ वर्कर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई थी, उसके बाद तकरीबन कितने टेस्ट लिए गए थे? अभी भी क्या मजीद टेस्ट किए जा रहे हैं? उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, टेस्ट करना जो है वो काम हमारा नहीं है, ना हमारे पास किट्स है पाकिस्तान रेलवे के पास। हम तो रेलवेज चलाते हैं, तो हमें पंजाब गवर्नमेंट के उसको मैडम दरखास्त आप करेंगी महकमे सेहत को या फिर जिला इंतजामिया को? पाकिस्तान रेलवे की इंतजामिया ही उन्हें कहेगी कि हमारे मुलाजमीन में मसला पाया जा रहा है, वो खुद से बिल्कुल, और ये कहा गया उसी दिन ही उनके साथ कांटेक्ट हुआ, उनकी टीम भी आई और वो सैंपल भी लेके गए थे। और हमारे जो मुलाजमीन के अगर किसी का सैंपल पॉजिटिव आता तो हम शेयर करते। ठीक, फातिमा साहिबा ये हमारे नुमाइंदा है राना फहद हमारे साथ मौजूद है, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी राना फहद। अच्छा मैडम, सूरत हाल ये है कि मैडम अभी बता रही हैं कि तमाम इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं, हिफाजती इंतजामात, मगर मैं इनको कहूँगा अगर आप जो खुद जाके देखें उधर तो सूरत हाल बिल्कुल इसके जो है वो बरक्स है, क्योंकि कैरेज शॉप आपको पता है बहुत बड़ी शॉप है और 2800 से ज़ायद मुलाजमीन काम करते हैं। इसी तरह लोको शॉप में जो है वो 1800 से ज़ायद मुलाजमीन काम करते हैं। सिग्नल शॉप में 850 मुलाजिम काम करते हैं। मजदूर तबका ज़्यादा है और सूरत हाल वहाँ पर यह है कि किसी के पास ना तो मास्क हैं ना हैंड सैनिटाइज़र उनको फराहम किया जाता है। हाँ, ये ज़रूर किया है रेलवे की जानिब से कि एक बड़े ड्रम में जो है वो डेटोल मिला पानी रख दिया गया और उनसे कहा गया कि हाथ धोएं, ठीक है, और हाथ धोने के बाद जो है वो अपना वो कपड़े का मास्क इस्तेमाल करें और जो है वो कुर्रतुल ऐन साहिबा SOPs पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। राना फहद ये कहना चाह रहे हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल नोट भी करी है। मैं जो काम है उन तक ये बात क्या भी की जाएगी। अलबत्ता मैंने आपको पहले भी कहा ना कि SOPs के हवाले से वो चेक भी होते रहते हैं, मतलब हमारे जो DS वर्कशॉप है वो भी वहाँ पे देखते रहते हैं, बाकी लोग भी, क्योंकि इस वक्त खुला ही वर्कशॉप है,
रेलवे तो चल नहीं रही है, तो सबकी तवज्जो वैसे उसी तरफ है। आपने अगर ये कहा है तो हम इसे देख लेते हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई इस तरह की इंटरनल इत्तला नहीं थी, क्योंकि आपने वर्कशॉप हमारी देखी, उसमें बहुत ज्यादा जगह है, बहुत स्पेस है लोगों की, यानी कोई तंग वर्कशॉप नहीं है वो, कि जहाँ पर बहुत लोग खुले खुले फासले पर रहकर काम कर सकते। मास्क भी सबको दिए गए थे और पिछली दफा जो वजीर रेलवे आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुर्रतुल फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद रही और मुलाजमीन की जानिब से ये शिकायत आ रही हैं जी, जितनी भी इस पे बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया राना फहद, आप ही हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कोरोना वायरस की सूरत हाल पे बात की जाए तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 14,787 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 327 अमवात वाक़े हो चुकी हैं। लाहौर शहर की बात की जाए तो 1,408 अफराद में अब तक कोरोना की तस्दीक पाई जा चुकी है, जबकि इसका थोड़ा सा अगर गुज़िश्ता जो सूरत हाल रही है उसका जायज़ा लिया जाए तो जैसे ही फरवरी के महीने में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने का आगाज़ हुआ, 26 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक यानी कि एक महीने के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस के तकरीबन 1200 केसेस रिपोर्ट हुए थे और 9 अफराद मौत के मुंह में जा चुके थे। जबकि अगले ही महीने की बात की जाए यानी कि 26 मार्च से लेकर 26 अप्रैल या फिर अब 3-4 दिन एक महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, अब तक जो है वो केसेस कई गुना बढ़ चुके हैं। 14,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 300 से ज़्यादा अमवात वाक़या हो चुकी हैं। क्या मॉडल है, किस तरह से पाकिस्तान में काम हो रहा है? टेस्टिंग की सहूलत बढ़ गई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। अब पंजाब में कहा जा रहा है जी स्मार्ट सैम्पलिंग का आगाज़ होगा। क्या है ये स्मार्ट सैम्पलिंग, किस तरह से आगाज़ होगा, कहाँ से आगाज़ होगा? और उसके साथ साथ प्लाज्मा थेरेपी ऐसे लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं कोरोना वायरस की वजह से, उनके लिए ख़ास तौर पर है। गुज़िश्ता रोज़ उसका अप्रूवल मिल गया है, कब से आगाज़ होगा, कैसे होगा, सिस्टम नस्ब हो गया, क्या क्या इसमें जो है वो मुश्किलात दरपेश रहेंगी, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर जावेद हयात साहब हैं, PKLI से आपका ताल्लुक है, कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर भी हैं और पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक जनरल क्वेश्चन जो मैं तकरीबन तमाम डॉक्टर साहिबान से करती हूँ कि अभी तक मैं पिछले 1.5 महीने से सुन रही हूँ तकरीबन कि आने वाले 8 दिन, आने वाले 15 दिन, आने वाले 20 दिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और एकदम से राइज करेंगे नंबर्स। अब फिर कहा जा रहा है कि 15 मई तक। अभी तक कंफर्म क्यों नहीं है कि आने वाले कितने दिन खतरनाक हैं? क्या कहते हैं माहिरीन? जब भी आप ये सवाल पूछेंगे आपको यही जवाब मिलेगा, आने वाले 8 दिन या 15 दिन? आने वाले 8 दिन, आने वाले 10 दिन। सही। मगर अगर आप हिस्टोरिकली देखें जो हमारे पास डेटा मौजूद है दूसरे कंट्रीज़ का, तो जैसे बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ में जनवरी में ये शुरू हुआ और 1-1.5 महीने इसी तरह, जैसे आपने कहा कि पहले 1000 केसेस को 1 महीना लगा तकरीबन और उसके बाद आपके पास ये सारे केसेस आए। अगर दुनिया को आप देखें तो फर्स्ट मिलियन केस जो थे वो अप्रैल तक आए थे। 2 अप्रैल के बाद आज तक आप क्रॉस कर चुके हैं, 3 गुना केसेस हो चुके हैं। तो ये एक ट्रेंड है इस वायरस का कि आपके केसेस उसका मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं, डबल ट्रिपल इस तरह से बनते हैं। अगर आप एक और ट्रेंड देखें जो दुनिया में है कि जो 9th वीक के बाद सर्ज हुई है, पहले 9th वीक का 2 महीने तक तकरीबन एक लाइफ चलती रही, आहिस्ता आहिस्ता देन एक्सपोनेंशियल करवाता। हम अभी वहाँ नहीं पहुँचे। ठीक। हम लोग 26 फरवरी से शुरू हुए हैं, तो ये जस्ट गेटिंग देयर और उसके बाद ये चलेगा, बहुत ऊपर बढ़ेगा और ये 9th to 17th वीक तक ये सर्च देखी गई है पूरी दुनिया में। जिस तरह अगर उसी तरह ये वायरस बिहेव करेगा जो देयर इज नो रीज़न व्हाई शुड नॉट, तो हम उसी तरह सर्च देखेंगे। तो जब हम ये बात करते हैं कि ये अगले 2 हफ्ते बड़े क्रिटिकल, इस उम्मीद के साथ कि ये वायरस अभी तक उस तरह से नहीं फैला जैसे कि दूसरे कंट्रीज में, तो शायद हम लोगों में कोई इम्यूनिटी होगी, कुछ और वजह होगी, किसी वजह से बहुत सी उसकी लोग वजह भी बताने। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने खुद ही ये बात कर दी है कि कोई हमारा इम्यूनिटी होगा, कोई कहा जा रहा है कि हमें बचपन में कोई टीबी के इंजेक्शन लगे थे या फिर हिफाजती टीके लगे थे जिसकी वजह से हमारा कोई सिस्टम स्ट्रांग हो गया है कि वायरस कम अटैक कर रहा है।
तो उन सूरत हाल में भी हमने दुनिया के मॉडल्स को फॉलो करना है या फिर हमारा कोई अपना मॉडल होना चाहिए हमारे लोगों को, उनकी सेहत को, जुग्राफियाई हदूद को, मौसम को देखते हुए? देखिए, वायरस जो है ना वो किसी हदूद तक महदूद नहीं है। हाँ। कोई किसी जोग्राफी पे नहीं जा रहा। हमारी जो एजम्पशंस थी कि जितना ये मलेरियल बेल्ट है इसमें सिर्फ पाकिस्तान शामिल नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया भी शामिल है, कि शायद यहाँ पे वायरस इतना स्ट्रांग नहीं है। डिफरेंट उसकी एक्सप्लेनेशन दी जा रही थी, जैसे आपने कहा BCG वैक्सीनेशन हो सकता है, ये मलेरियल रीजन है, हो सकता है ये डिफरेंट काइंड का वायरस है, ये उतना स्ट्रांग नहीं है, शायद हमारी कुछ इम्यूनिटी है बचने के वायरस से, और सारी थ्योरीज पेश की जा रही है। लेकिन अब जब ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, अब ईरान में देखें वहाँ भी मलेरिया रीजन है एक, वहाँ पे बहुत सा ये फैला BCG वैक्सीनेशन भी दी जाती है, और जो BCG वैक्सीनेशन लिए हुए हमारे जो लोग माइग्रेट करके गए हैं उनमें काफ़ी कम अनस्मॉर्टैलिटी इस वक्त। तो वो जो सब थ्योरीज थी, जो एजम्पशंस थी, ऑब्जर्वेशंस, तो आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दील होती जा रही है। बिलाल, हमें ये बताइए कि स्मार्ट सैम्पलिंग का आज से आगाज होने जा रहा है, क्या है ये मंसूबा, किस तरह से आगाज होगा, क्या प्लान किया जा रहा है महकमा हेल्थ की जानिब से? देखिए सिद्रा, जिस तरह इससे पहले हम बात कर रहे थे, मतलब इसकी सर्ज जितनी सडन आ रही है, तो ये मतलब ये 1 से 2 वीक रहेगी या नहीं रहेगी, कितना अर्सा रहेगी, तो इस हवाले से WHO ने पहले भी, आज से 3 हफ्ते पहले भी उन्होंने जानिब से एक प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि 22 मई पाकिस्तान में इसका पीक टाइम हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने एक और प्रेडिक्शन दी कि पाकिस्तान में 22 जुलाई के मंथ तक 2 लाख से ज़ायद केस हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम ये देख रहे हैं कि हम कुछ दिनों में हमारी जो केस की जो रेशो थी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अमवात भी बढ़ रही हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम पंजाब की बात करें तो 95 के करीब जो अमवात हो चुकी हैं, ये सडन हुई है, हमें पता भी नहीं चला 95 अमवात भी हो गई हैं। तो लेकिन अभी पाकिस्तान में इसका फेज़ 3 जो है वो शुरू होने वाला है, मतलब अब आप ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि हम फेज़ 3 में शुरू हो चुके हैं। हाँ। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी सराउंडिंग्स में इसकी जो लोकल ट्रांसमिशन है ये 80% तक फैल चुकी है। पंजाब के इस वक्त हम डेंजर जोन में हैं। बिल्कुल डेंजर जोन में, और सबसे जो अहम चीज़ है कि पंजाब के तमाम इस्ला में फैल चुका है, और लोकल जो ट्रांसमिशन है, पहले हम डिपेंड करते थे ट्रैवल हिस्ट्री होगी, ज़ायरीन होंगे, तबलीगी जमात वाले होंगे, लेकिन अब गेम इन हाथों से बाहर जा चुकी है। अब लोकल ट्रांसमिशन की जो चेन है ये शुरू हो चुकी है। अब ये सारे जो सिस्टम होंगे ये तभी मुमकिन होंगे, स्मार्ट सैम्पलिंग भी इसी का हिस्सा है कि किसी न किसी तरह लोकल ट्रांसमिशन को ब्रेकअप किया जाए। तो उसी की वजह से ये जो स्मार्ट सैम्पलिंग का जो आगाज़ किया गया ये इसी वजह से किया गया क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की डेफिशिएंसी है, किट्स की कमी है। तो इन सारी वजूहात की बना पे हम सारी कम्युनिटी का टेस्ट नहीं कर सकते। उसकी जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि हमारे यहाँ जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तकरीबन 80% जो पीपल हैं उनको कोरोना वायरस नहीं है कि उनमें किसी तरह का कोई वायरस है, उनको अलामात जाहिर नहीं हो बिल्कुल ऐसा है। तो इसी वजह से जो स्मार्ट सैम्पलिंग का जो आगाज़ किया गया है वो यही किया गया कि इसमें कुछ मुख्तलिफ इलाकों में पूल के ज़रिए सैम्पलिंग की जाएगी, मुख्तलिफ एज ग्रुप इसमें होगा जिसके सैंपल लिए जाएंगे। इसमें ना सिर्फ बच्चे होंगे, मिडल एज के और एजेड। डॉक्टर साहब, आपसे वजाहत चाहूंगी, ये स्मार्ट सैम्पलिंग पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जा रहा है, हमारे यहाँ कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी और किस तरह से होगी? जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि हमारे बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अभी आप सारे टेस्ट देखें, आपके जो 90% टेस्ट है वो नेगेटिव आते हैं, आपके सिर्फ कोई 7 to 8% हैं जो पॉजिटिव हो रहे हैं। पहले जैसे उन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ टारगेट ग्रुप्स थे जिनमें आप सैम्पलिंग कर लेते थे, अभी मेजॉरिटी लोकल ट्रांसमिशन है और एसिम्प्टोमेटिक है। जैसे जो फ्लाइट्स आई थी उनमें से वो एसिम्प्टोमेटिक थे, उनमें से 86 लोग निकल आए। तो उसका ये तरीका ये किया जा रहा है जो कि एक इलाके को आप आइडेंटिफाई करें, एक पूरी फैमिली को, एक घर को करें, उस घर की आप सैम्पलिंग कर लें, ठीक है। अगर उस घर में से किसी का नेगेटिव होता फिर अज्यूम कर लें कि वो कम्युनिटी जो है ना यहाँ पे शायद नहीं होगा, तो फिर आप इस तरह से करते जाएं। वो टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ये 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये पूरी दुनिया में शुरू कर दिया गया है। फूड सैम्पलिंग जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था कि आप एक सैंपल इकट्ठे करें। सबसे पहले जर्मनी ने बहुत कामयाबी से इससे किया है। जर्मनी की एक जो कैपेसिटी थी वो 40,000 टेस्ट की थी, वो बढ़ा के 4 लाख तक ले गई कि वो पूरी आपकी कम्युनिटी को, पूरी कंट्री को वो टेस्ट कर सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं। क्या फ़ायदा? एक तो ये फ़ायदा कि आपको ये पता चल जाए कि यहाँ एक केस है, और दूसरा उससे भी ज़्यादा फ़ायदा क्या है, आपको ये पता चल जाएगा कितने लोगों में इम्यूनिटी हो चुकी है। जैसे एसिम्प्टोमेटिक केस है, उन्हें पता ही नहीं उन्हें कोविड हुआ था, वो रिकवर किया वो थे ही नहीं,
टेस्ट किया, पॉजिटिव आ गया। ठीक। अगर आपकी वो एंटीबॉडी टेस्टिंग जो करके जिसे कहते हैं वो कम्युनिटी में बढ़ जाती है कुछ 60% के करीब, फिर आपको वायरस का कोई इफेक्ट नहीं होता, जिसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी, ठीक। तो उस तरफ ये उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको आपकी कम्युनिटी का पता चलेगा कि वहाँ प्रेवलेंस क्या है इस वक्त, कि हम उस तरफ जा रहे हैं कि नहीं। अगर आप 5-6% पे हैं फिर आप सस्टेबल हैं। ठीक। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताइए कि अभी पहले टेस्ट का रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम दरकार होता था, उसको कुछ मिनिमाइज हुआ है, कुछ टाइम कम हुआ है? देखिए सिद्रा, वो हम ये कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स बढ़ा दिया गया है। हाँ। और अब क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट की बात करें लैब्स की, तो दिन रात काम हो रहा है, इसमें अब कोई शक नहीं, क्योंकि योमिया अब जो कैपेसिटी है गवर्नमेंट सेक्टर में ये 3000 से 3500 के दरमियान पहुंच चुकी है। और इतने ही टेस्ट हो रहे हैं या टेस्ट कम हो रहे हैं? नहीं, ये योमिया हो रहे हैं, 3000 से 3500 के दरमियान हो रहे हैं। कैपेसिटी उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब तक हम 4 से 5000 के करीब पहुंच चुके हैं, जो कि इनका टारगेट है कि योमिया 6000 टेस्टिंग पे हम पहुंचे। 10,000 की भी बात चल रही हाँ, थी, उसमें वज़ीर आला क्योंकि साहब अभी कह रहे थे। मजीद जो लैब्स हैं ये भी फॉल होनी है, उसमें से कुछ पे अंडर डेवलपिंग है, काम हो रहा है उस पर, तो तमाम जब वर्किंग में आ जाए तो फिर 10,000 तक रीच कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा जो इशू फिर इसमें आ रहा है कि अभी तक हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो टेस्ट करवाना ही नहीं चाह रहे। उसकी जो बहुत बड़ी जो रीज़न सामने आ रही है कि हमारे पास टू सम एक्सटेंट हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो फील्ड हॉस्पिटल है उसमें किस किस्म की सहूलियात, तो उसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं सिर्फ टेस्ट वो करवा रहे हैं जिनको शदीदा अलामात आ रही हैं। हाँ। अगर मुझे हल्की फुल्की हैं तो मैं कह रहा हूँ चलो कोई नहीं, रिकवर कर जाएंगे, यंग हैं, हो जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह स्मार्ट सैम्पलिंग में भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीका उन्होंने यूज़ किया है कि जिसमें ऐसे लोग जो कि गूगल या फेसबुक यूज करते हैं तो और सर्च कर रहे हैं वो कोरोना के हवाले से, हाँ जी, बीमारी के हवाले से, फिर उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से, उसकी मेडिसिन के हवाले में, मतलब कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, तो ऐसे लोगों को भी उनको जियो फेंसिंग के जरिए और जियो ट्रैकिंग के जरिए उनको जो है वो ट्रैप करके उन तक पहुंचा जाएगा। तो ये एक सारा अमल है और इसको पंजाब में भी शुरू कर दिया गया है और एजेंसी इसमें कुछ इन्वॉल्व है। डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि ये जो स्मार्ट सैम्पलिंग है इसके तकरीबन कितने रोज में रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे? क्या बता रहा है सिस्टम? आप जैसे इन्होंने बनाने का, हमारी कैपेसिटी अब काफ़ी बढ़ती जा रही है। पहले जो 1 हफ्ता लगता था रिजल्ट्स आने में, अब वो 1 दिन में रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो वो रिजल्ट तो उसी दिन आ जाएगा, मैक्सिमम नेक्स्ट डे पता चल जाएगा कि उस स्मार्ट सैम्पलिंग से क्या वहाँ पे आएगा। तो टाइम काफ़ी रिड्यूस हो गया, 1 हफ्ते से कम हो गया, 1 दिन फिर आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई हमारी टारगेट ऑडियंस भी होगी? क्योंकि कहा जाता है ना कि बच्चों को ये कम मुतासिर कर रहा है या नौजवान, सबसे ज़्यादा खतरनाक ये बूढ़े अफराद के लिए है। तो कोई टारगेट ऑडियंस होगी या फिर हर उम्र के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा एक ग्रुप में? ये आपका बड़ा अच्छा एक सवाल है। जरा मैं इस पर थोड़ी सी एक आपको और तरफ ले चलता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी तक जो डाटा हमारे पंजाब का है उसमें ज़्यादा लोग तो वही इफेक्ट हुए हैं जो कि यंग हैं, मगर परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन मिलियन के हिसाब से ले जाए हमारा जो ओल्डर एज ग्रुप है वो ज़्यादा है। और ये जो लॉकडाउन और इसमें हुआ तो वो लोग बाहर निकले हैं, तो आइडियली तो उन लोगों को टारगेट करना चाहिए जो कि और सर मर्द हजरात भी, आप पहले भी आए थे, हमने तब भी बात की थी कि मर्द हजरात में भी ये वायरस ज्यादा अटैक कर रहा है खवातीन की निस्बत। जी, तो क्या उनको ज्यादा शामिल किया जाएगा सैंपलिंग में? असली तौर पे उनको ज्यादा शामिल किया, क्योंकि आपके पास जो डाटा है पिछले काफी हफ्तों का डाटा इकट्ठा हो चुका है, उसको एनालाइज करके देख सकते हैं कौन सी पॉपुलेशन है जो ज्यादा इफेक्ट, उससे भी ज्यादा क्या है। अगर आप मॉर्टेलिटी डाटा देखें किन लोगों के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है, वो वही हैं जिनको कोई बीमारियां होती हैं। यंग में पूरी दुनिया में बहुत कम टेस्ट हुई हैं, बल्कि यहाँ मैं एक और बात करता चलूँ कि हमारे यहाँ जो अक्सर कहा जाता है 300 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं पाकिस्तान में, सारी डेथ्स कोरोना की वजह से नहीं है। बिल्कुल ऐसा है ये, क्योंकि अब क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, एक लफ्ज़ होता है यू डाई विद कोरोना, यू डाई ऑफ कोरोना। तो हमारे ये हो रहा है कि वी आर डाइंग विद कोरोना। कुछ मॉर्टेलिटी डाटा जो हमने रिव्यू किया वो कोरोना बिल्कुल नहीं था, कोरोना पॉजिटिव था, जरूर था, लेकिन वजह मौत की कोरोना नहीं, वो कोरोना नहीं। तो आप कुछ सवाल पे वापस आए कि टारगेट पॉपुलेशन, यस वो टारगेट पॉपुलेशन होनी चाहिए। और रिस्क ग्रुप्स हैं जैसे ओबीस लोग हैं या जिनको बहुत सी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एल्डरली हैं। टारगेट बच्चों की बड़ी अच्छी बात की, स्कूल बंद कर दिए। जब स्टडीज़ की थी 4% उन बच्चों को में हुआ, तो वो बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं है टारगेट करने की, कोई कतई। तो खवातीन की अनदर ग्रुप जो इतना ससेप्टेबल नहीं है, उनको भी किसी हद तक
कम किया जा सकता है। किया जा सकता है। बिलाल, प्लान क्या बनाया जा रहा है? अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो इलाकों को कैटेगराइज किस तरह से किया जाएगा? कौन से इलाके के से आगाज होगा? एक मोहल्ले से सैंपल लिया जाएगा, एक इलाके से लिया जाएगा, एक घर से लिया जाएगा? क्या प्लान है? हाँ, इनकी जानिब से, क्योंकि जो प्लान है वो ये है कि लोकल ट्रांसमिशन सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त। उसकी जो चेन है, उसकी साइकिल है, उसको तोड़ना। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सब हेल्थ डिपार्टमेंट के पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरह ये स्प्रेड हो रहा है, इसकी स्प्रेड को रोकना ही सबसे अहम है। टारगेट सैम्पलिंग का ये है कि अभी जिन एरियाज़ में अभी तक इलाके जो 18 से ज़ायद इलाके जो हैं वो सील किए गए हैं, इनकी तरफ से पहले मखसूस घरों को सैंपल किया गया था। अब उनकी सराउंडिंग्स में जितने घर होंगे उनको टारगेट किया जाएगा। फिर उसके साथ साथ देखा जाएगा कि किस इलाके में ज़्यादा जो थे केसेस रिपोर्ट हुए थे, तो ये उनके पास डेटा है, तो फिर उस तरह वो उन इलाकों की तरफ भी जाएंगे और फिर इसके बाद वो देखेंगे पूल सैम्पलिंग जो उनकी जानिब से कहा जा रहा है वो करेंगे। इसके साथ साथ जो रश वाले एरियाज़ हैं जिसमें मंडियों का जिक्र है, अस्पतालों का जिक्र है, और इसके अलावा जो इस तरह के जो इलाके हैं, जो जगह हैं जिस पे रश ज्यादा होता है, तो उस जगह पे भी जाके सैंपलिंग की जाएगी ताकि सिस्टम को पता चल सके कि जनरल स्टोर्स हो सकते हैं, वो हमारे सुपरमार्केट्स हो सकते हैं, वो हमारे जहां पर बहुत ज्यादा रश होता है। आगे विजन ये है कि आगे आ रहा है, ईद उल फितर आ रही है, रमजान का मंथ चल रहा है, तो हमारे लोग अभी भी लापरवाही का, गैर संजीदा रवैया है। सर, देखने वालों को पैगाम दे दीजिए। जी हाँ, ये देखिए, आप पाकिस्तान में हम लोग जो है ना इसी खुश फहमी में हैं कि शायद ये वायरस हमें इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये पूरी दुनिया में पहले 2 महीने आराम से चलता है, उसके बाद फैलता है। हम कोई इम्यून बिल्कुल नहीं है। हमें ये देखा गया है कि अब जो थोड़ी सी जो रिलैक्सेशन दी थी तो लोगों ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया। वो ऐसी समझ रहे हैं कि जैसे कि नॉर्मल हो चुका है। ऐसा कतई नहीं है, नॉर्मल ही है। हम अगले फिर जो जिस रमज़ान की बात हो रही है, ईद की बात हो रही है, शॉपिंग की बात हो रही है, जो मार्केट्स और फ्रूट मार्केट्स की बात हो रही है, हमें बहुत सख्त एहतियात की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे हमारे जो उम्र सीधा हजरात हैं उनके लिए, या जिनको कोई बीमारी है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप किसी गलत फहमी में ना रहें, खुश फहमी में हैं तो वो भी जहन से निकाल दीजिए। हमारे यहाँ भी खतरा उतना ही है जितना कि दूसरे मगरबी ममालिक में है, इसलिए एहतियात हम सब पे लाजिम है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे शौकत खानम अस्पताल के हवाले से, जो कि करीबन 25 साल से आवाम की खदमत कर रहा है। लाहौर में तो शौकत खानम अस्पताल सबसे पहले बना, उसके बाद तकरीबन 4 साल का अरसा हो गया है, पेशावर में फाल कर दिया गया है और अब कराची में बनाने की भी प्लानिंग की जा रही है। कैंसर के मरीजों के लिए तो हमेशा से ये इदारा एक बहुत कहा जा सकता है कि एक बहुत मुस्तनिद इदारा समझा जाता है, लेकिन अब चूंकि वबाई सूरत हाल है, कोरोना की सिचुएशन है, तो जब भी कौम पर, मुल्क पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो उस हवाले से भी खदमात सर अंजाम दी जाती है। बात करेंगे जी, कोरोना वायरस कैंसर पेशेंट्स के लिए कितना खतरनाक है, शौकत खानम किस किस तरह से कोरोना के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं शौकत खानम अस्पताल से आपका ताल्लुक है, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि शौकत खानम में भी कोई आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है कोरोना के मरीजों के लिए, कितनी कैपेसिटी रखी गई है? शुक्रिया। तो शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर में हमने कोरोना आइसोलेशन वार्ड बनाया 50 बेड्स का। ठीक। उसके अलावा हमने जो अपना आईसीयू है, इंतहाई निगहदाश्त का जो यूनिट है, उसमें अमूमन 11 बेड थे, तो उसको हमने बढ़ा के 35 बेड किए। इसलिए क्योंकि जैसे आपने कहा, कैंसर मरीजों की कुव्वत मदाफ़त कम होती है और उनमें हमें ख़तरा था कि अगर हमारे कैंसर मरीजों को कोविड इन्फेक्शन शुरू हो गई तो उसके लिए हमें आईसीयू में ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए होगी, तो इसलिए हमने इनिशियली ये बढ़ाया। फिर हमने देखा कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम और लोगों के लिए भी ये खोलें, तो हमने अब इसको पब्लिक के लिए भी खोला है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी लोग हमें रेफर होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट्स हैं इस वक्त आपके पास? इस वक्त हमारे पास 5 वेंटिलेटेड पेशेंट्स हैं आईसीयू में, जिनको सांस की मशीन पे हमने रखा हुआ है। ठीक। और कोविड वार्ड में इस वक्त 11 मरीज हैं। और क्या है उनकी तबीयत, जो 11 पेशेंट्स हैं? जो 11 पेशेंट वार्ड में हैं वो तो स्टेबल हैं, उनकी तबीयत ठीक है। जो जाहिर बात है, जो इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में है वो ज़रा ज़्यादा सीरियस हैं।
और उनमें से 2-3 ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से वेंटिलेटर पे हैं, तो उनके बारे में चलें जी, अल्लाह ताला उनकी भी सेहत दे, उनको भी ज़िंदगी दे। डॉक्टर साहब, टेस्टिंग सहूलियात भी दी जा रही हैं, उस हवाले से भी हमें बताएं। जी, हमने शुरू में ही अपना कैंप कोविड बनाया था। हॉस्पिटल की ग्राउंड्स में हमने एक सेपरेट जगह बनाई ताकि जो भी मरीज़ आएँ, चाहे वो हमारे हों, हमारे एम्प्लॉयज़ हों या बाहर से कोई मरीज़ आएँ, उनको अगर कोई अलामात हों कोविड की तो वो सीधा हॉस्पिटल में ना जाएं ताकि कैंसर पेशेंट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। हाँ। और उसकी बजाय वो इस कैंप में आएँ। वहाँ पे फिर हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज उनकी असेसमेंट करते हैं, अगर ज़रूरत हो उनके टेस्ट भी होते हैं, एक्सरे भी होते हैं, और कोविड का जो टेस्ट है वो भी वहीं पे होता है। अच्छा सर, ये कोविड-19 कैंसर पेशेंट्स के लिए यकीनी तौर पर इंतहाई डेंजरस है, उनको किस तरह से आप लोग उनकी हिफाजत कर रहे हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं, और अभी तक खुदा ना खास्ता कोई ऐसा पेशेंट आपके पास तो नहीं है जो कि ऑलरेडी कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो और फिर कोविड में भी हो गया? जी, सबसे पहले तो यही कि सारे मरीज़ इस कैंप के ज़रिए अंदर आते हैं हॉस्पिटल के। तो पहला स्टेप तो यही है कि अगर किसी को ऑब्वियस कोविड के सिम्टम्स हो तो उनको हम अलग कर लेते हैं। ठीक। जिनको नहीं होते, जो सिर्फ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इस दौरान कैंसर ट्रीटमेंट तो मुसलसल चलती रही है, तो उनको फिर हमने दूसरा रास्ता बनाया हॉस्पिटल में एंटर करने के लिए। अंदर स्टाफ बिल्कुल अलग है जो कैंसर के मरीजों को, जैसे आईसीयू एक हमने कैंसर के लिए बनाया और एक कोविड के लिए बनाया, तो वो अलग अलग हमने रखे हैं। स्टाफ के पास सारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, मास्क, गाउन्स, ग्लव्स वगैरह, और मुख्तलिफ स्टाफ मुख्तलिफ मरीज़ों को देखते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे भी हमने हॉस्पिटल में रखे हुए हैं हैंड सैनिटाइजर्स, बाकी जो सारे मेजर्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन वगैरह, वो हम सारे फॉलो कर रहे हैं। कोशिश यही है कि कम से कम ये दोनों मिक्स हों ताकि कैंसर पेशेंट्स का रिस्क कम रहे। लेकिन इसके बावजूद 2-3 मरीज़ हैं इस वक्त हमारे जिनको कैंसर भी है और वो कोविड भी हुआ है उनको। प्रॉबेबली वो कम्युनिटी स्प्रेड से ही हुआ है, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त दाखिल हैं। उनमें से 2 आईसीयू में भी हैं इस वक्त, और एक पेशावर में भी मरीज़ हैं हमारे शौकत खानम में जिनको कैंसर और कोविड दोनों हैं। ठीक, डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि अभी जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड्स कायम की गई हैं या नहीं की गई, पीआईसी की ही मिसाल ले लेते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स में भी बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। डॉक्टर्स में, पैरामेडिक्स में, आपके अस्पताल की क्या सूरत हाल है? डॉक्टर्स के भी टेस्टिंग की जा रही है? जी, हमारे यहाँ पॉलिसी ये है कि सबकी स्क्रीनिंग होती है, रोज़ाना सारा स्टाफ स्क्रीन होता है। जिनको कोई भी अलामात हों वो पहले कैंप में आते हैं, उनकी फिर फर्दर स्क्रीनिंग, टेम्परेचर चेक होता है, हिस्ट्री ली जाती है, और अगर उनकी अलामात सजेस्ट करें उनको कोविड है खुदा न खास्ता, तो उनका टेस्ट किया जाता है और फिर उनको आइसोलेशन के लिए घर में भेज देते हैं। ठीक। इस वक्त हमारे कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको कोविड इन्फेक्शन कंफर्म हुई है, नर्सें भी, डॉक्टर्स भी, मुख्तलिफ और पैरामेडिकल स्टाफ। शुक्र है कि कोई सीरियसली बीमार नहीं है, लेकिन अभी भी आइसोलेशन में है। कोई दाखिल नहीं हुआ कोविड के साथ या कोई सीरियस नहीं हुआ अभी तक। ठीक, डॉक्टर साहब, ऐसे मरीज जो जिनका इलाज चल रहा है कैंसर के हवाले से, वो तो वल्नरेबल हैं ही, लेकिन ऐसे पेशेंट्स जो कि किसी भी तरह के कैंसर से रिकवर कर चुके हैं, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, उनमें भी चांसेस ज़्यादा हैं? जी, उनमें भी चांसेस अभी भी हैं, और इसीलिए हमने उनकी जितने हमारे कैंसर पेशेंट्स की फॉलोअप है वो हम क्लिनिक में करने की बजाय अब टेलीमेडिसिन से कर रहे हैं। तो हम तकरीबन 300 मरीजों को रोज़ टेलीमेडिसिन फॉलोअप क्लिनिक्स में देखते हैं, जो कि उनके लिए भी आसानी है, उनको ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता और वो ज़्यादा महफूज भी रहते हैं इस इन्फेक्शन को कंट्रैक्ट करने से। ठीक, और फॉलोअप हमेशा ही चलता रहता है या फिर एक वक्त के बाद खत्म हो जाता है? जी, कैंसर का फॉलोअप ज़्यादातर ट्यूमर्स के लिए 5 साल तक रहता है। जब आपका इलाज मुकम्मल हो जाए उसके बाद 5 साल तक। तो हमारे पास तकरीबन किसी भी वक्त 30 से 35 हज़ार मरीज होते हैं जो फॉलोअप में होते हैं। और ऐसे पेशेंट्स जो कि अभी फॉलोअप पे भी नहीं है, बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक हैं, वो भी क्या वल्नरेबल ग्रुप में है? उनको किस तरह से अपनी एहतियात बरतनी है, किस तरह से अपना ख्याल रखना है? उनको मेरे ख्याल से जो जनरल पब्लिक के लिए रूल्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अब जैसे लॉकडाउन भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि लोग बिल्कुल जो मर्जी करें। पब्लिक के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारी दिखाएं इसमें, और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, फासला रखें, हाथ बार बार धोएं, ज़रूरत के बगैर ना घर से निकलें, बाज़ारों में रश ना करें, बसों में अननेसेसरीली ट्रैवल ना करें, एक्सेट्रा। और वही हम अपने जनरल मरीजों को भी एडवाइस करते हैं। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में एक ट्रेंड देखा गया है कि कोरोना के पेशेंट्स तो सामने आ रहे हैं, लेकिन जो अस्पतालों के इमरजेंसीज हैं, आउटडोर हैं, वहाँ पर मरीजों का रश बहुत कम हो गया है। लास्ट टाइम हम पीआईसी की भी बात कर रहे थे, वो भी डॉक्टर साहब ये भी बता रहे थे कि जो इमरजेंसी हम लोग 15 से 20
ऑपरेट करते थे, अब वो 3 से 4 पे पहुंच चुके हैं। आपके यहाँ भी कुछ कैंसर पेशेंट्स का यही रुझान है, कुछ कम हुए हैं या फिर रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं? शुरू में हमने थोड़े से खुद कम किए थे, इसीलिए जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमें फिक्र थी कि उनको कोविड ही ना हो जाए यहाँ पे, तो कुछ देर के लिए हमने वो थोड़ा सा कम किया था। बट अब तो हमने दोबारा खोल दिया, सारा कैंसर सारा ट्रीट हो रहा है। और जैसे मैंने कहा, इस सारे वक्त के दौरान कीमोथेरेपी जो दवाइयों से इलाज होता है और बिजली की शुआओं का जो इलाज होता है वो मुसलसल चलता रहा। अब हम सर्जरी भी कर रहे हैं और हमने अपने वॉक इन क्लिनिक्स जो हैं वहाँ से भी हम नए मरीज भी ले रहे हैं। अस्पताल तो खुले ही हैं, सहूलियात तो मौजूद हैं ही, सर्विसेज तो ऑन ही है, लेकिन पेशेंट्स कम आ रहे हैं जी। ये सो इमरजेंसी में बाकी कुछ मरीज कम आते हैं। मेरे ख्याल से लोग सोचते हैं अगर ज़रूरी नहीं है तो ना आए। और इसका अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि जैसे बिल्कुल क्योंकि लोग जो ज़रूरी भी इलाज हैं वो भी डिले कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो कि नुकसानदेह हो सकता है। जैसे आपने दिल के मरीजों की बात की, पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कैंसर का भी यही है कि अगर किसी को शक है कि उनको कैंसर है तो उनको डिले नहीं करना चाहिए। सब आपके पास वही अमला है, अमला बढ़ाया गया है डॉक्टर्स, क्योंकि 2 बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस हैं दोनों, किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? काफ़ी चैलेंजिंग है, जैसे आप पहले भी बात कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेज को भी खतरा है इन्फेक्शन का। अमला तो हमारा उतना ही है, बल्कि अक्सर लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट्स कर रहे हैं, 8 घंटे की बजाय, छुट्टी भी कम ले रहे हैं। सो काफ़ी चैलेंजिंग है इसको करना। ज़ाहिर बात है, जब डॉक्टर बीमार होते हैं या नर्सें बीमार होती हैं तो फिर बाकी जो रह जाते हैं उन पे लोड बढ़ जाता है। लेकिन बहरहाल हमारा स्टाफ माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है, एक्टिव है, यंग है, एनर्जेटिक है। सो ज़्यादातर तो अभी तक चलें डॉक्टर साहब, हम मेरी तो नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, तमाम डॉक्टर्स के साथ हैं, आपके पैरामेडिक्स के साथ हैं कि वो इस मुश्किल वक्त में ओवर टाइम भी कर रहे हैं ताकि मरीजों की सहूलत का ख्याल रखा जाए। डॉक्टर साहब, मेडिसिन, टेलीमेडिसिन की आप बात कर रहे थे, कैंसर पेशेंट्स को तो फॉलोअप्स दिए जा रहे हैं, उनका तो इलाज किया जा रहा है, बाकी जनरली भी हेल्थ फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं लोगों को? जी, टेलीमेडिसिन क्लिनिक्स में और भी लोग हम देख सकते हैं। अगर कोई और फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेना चाहे और वो हमारे पास शोबा हो या स्पेशलिटी हो तो हम उनको भी अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। कुछ मरीज़ों को ज़ाहिर बात है एग्जामिन करना भी ज़रूरी होता है, उनका छाती सुननी या हाथ से एग्जामिन करना, उनको फिर हमने बुलाने का भी इंतज़ाम किया हुआ है महदूद हद तक, ताकि अभी बहुत ज़्यादा ये एकदम मरीज़ ना आए हॉस्पिटल में। बाकी हमने सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो हैं वो स्पेस आउट की हैं ताकि एक साथ बहुत सारे मरीज़ ना आएँ। विजिटर्स के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि विजिटर ना आएँ, लोग अकेले आएँ जहाँ तक हो सकता है हॉस्पिटल में, अटेंडेंट वगैरह ना आएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जनरलाइज अगर हम बात करें तो शौकत खानम अस्पताल में इस वक्त हर तरह के कैंसर को डील किया जा रहा है, हर तरह के कैंसर का इलाज हो रहा है? जी बिल्कुल, अडल्ट्स, बड़े लोगों का भी और बच्चों का भी, सबका हो रहा है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्या है, किस तरह के कैंसर सबसे ज़्यादा रिपोर्ट? और ख़वातीन में जो छाती का कैंसर है वो सबसे कॉमन कैंसर है ख़वातीन में भी, और ओवरऑल भी 50% से ज़्यादा जो हम कैंसर देखते हैं साल में वो ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर होता है। और सर कोई एज लिमिट? हर एज में होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जनरली ये कैंसर वेस्ट के मुकाबले में थोड़ी यंगर एज में होते हैं। ठीक। तो वेस्ट में अगर ब्रेस्ट कैंसर 50 या 60 साल की औरतों में ज़्यादा होता है, तो हमारे यहाँ 40-45 साल में भी हम ज़्यादा देखते हैं। ज़्यादा देख रहे हैं, सही। और स्टेज कौन सी आती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज तो काबिल इलाज ही समझी जाती है? फर्स्ट स्टेज तो बिल्कुल मुकम्मल इलाज की मुमकिन होती है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अक्सर ख़वातीन बहुत लेट प्रेजेंट करती हैं, वो पहले दिखाती नहीं या सही जगह नहीं पहुँच पाती। कुछ हमारे यहाँ कल्चरली भी आई थिंक शर्म भी आती है लोगों को दिखाते हुए एंड सो ऑन, इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादातर स्टेज 3 में आते हैं लोग, जिसका फिर इलाज का जो रेशियो है वो बहुत कम हो जाता है। और डॉक्टर साहब, साइन एंड सिम्टम्स क्या पहली स्टेज में आना शुरू हो जाते हैं? जी बिल्कुल, हम यही रेकमेंड करते हैं कि ख़वातीन को अपनी छाती का हर महीने में एक दफ़ा खुद मुआयना करना चाहिए हाथ से, ताकि अगर कोई गिल्टी महसूस हो छाती में या बगल में तो वो उसको फ़ौरन चेक करवाएं, उसको डरे मत, उससे घबराएं मत, क्योंकि अक्सर वो कैंसर शायद ना निकले, कोई और चीज़ हो, लेकिन चेक कराना बहुत ज़रूरी है। मर्द हजरात में कौन सा कैंसर? मर्द हजरात में अनफॉर्चुनेटली फेफड़े का कैंसर सबसे कॉमन है हमारे यहाँ, लंग कैंसर, जो कि ज़्यादातर केसेस में सिगरेट पीने से या हुक्का, तंबाकू के इस्तेमाल से होता है। तो वो तो बिल्कुल ही प्रिवेंटेबल कैंसर है, अगर आप सिगरेट ना पिए तो उसका प्रोपोर्शन बहुत कम हो जाएगी। और डॉक्टर साहब, इसमें कोई एज के किस उम्र के अफराद में ये सबसे ज़्यादा पाया? हमारे यहाँ ज़्यादातर वो ज़रा 50-60 साल की उम्र में ज़्यादा होता है, क्योंकि सिगरेट पीते हुए भी काफ़ी देर आपको होनी चाहिए, तो फिर ये होता है, एकदम तो नहीं होता। लेकिन ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल कैंसर में से है। ये ऐसे है कि
अगर आप ये चीज़ें ना करें तो तकरीबन ना होने के बराबर हो। और अमूमन ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो सिगरेट नोश हजरात होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है सिगरेट को तर्क करना या छोड़ देना। बिल्कुल, लेकिन ऐसा सर? क्योंकि ये एडिक्टिव है, यही इसी तरह इसलिए तो ये बेचते हैं इसको, बिकॉज एक दफ़ा आपको आदत पड़ जाए तो फिर तो आप सारी ज़िंदगी के उनके कस्टमर बन गए टबैको कंपनीज के। बच्चे कितने रिपोर्ट होते हैं आपके पास? बच्चे तकरीबन हमारे 11% जो मरीज़ हैं वो बच्चे होते हैं। हाँ। और उनमें सबसे कॉमन जो कैंसर है वो खून का कैंसर है, ल्यूकीमिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मर्द हजरात में स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए सिगरेट छोड़ेंगे तो यकीनी तौर पर इस बुरी बीमारी से बच सकते हैं। ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर है और इलाज एक ही है कि अगर आप में कोई अबनॉर्मेलिटी आप अपनी बॉडी में फील करते हैं तो फ़ौरन से पहले जाकर चेक कराएं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर फिर से मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।